स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इसलिए हम वन लाइनर ही लेकर के आए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सभी वैसे उस तरह के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में है ध्वनि के शोरगुल किस में मापे जाते हैं। यानी कि ध्वनि के शोरगुल हम लोग किस में मापते हैं, तो ध्वनि के शोरगुल हम लोग डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खून की कमी किससे संबंधित है। खून की कमी किससे संबंधित है, तो खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। यानी जिसके बॉडी में निम्न हीमोग्लोबिन होगा यानी हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होगा उसके शरीर में खून की कमी होगी। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें अगर लौह तत्व का मात्रा बढ़ाना है तो आपको पालक खाना होगा। यानी कि हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, पालक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शहद का मुख्य अवयव क्या है। शहद का मुख्य अवयव क्या है, तो शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कोणीय वेग का इकाई क्या है। यानी कोणीय वेग का इकाई मात्रक क्या है, तो कोणीय वेग का इकाई मात्रक है रेडियन पर सेकेंड। क्या है, रेडियन पर सेकेंड। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नींबू रस का पीएच कितना होता है, तो नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। आंसर है आपका विटामिन बी तथा सी जो है कि पानी में घुलते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ, विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलता है और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। जो हमारा सेल है उसके अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए द्वारा होता है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। किस विटामिन की कमी से दांत से खून और दांत हिलने लगता है, तो कह रहा है किस विटामिन की कमी से दांत से खून और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से दांत से खून और दांत हिलने लगता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। क्लोरोएसिटोफिनॉन है। 12 नंबर देखिए प्रश्न। खून का महत्वपूर्ण अंग क्या है जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन का मतलब हुआ कि रक्त का थक्का जमने में, तो प्लेटलेट्स। तो खून का महत्वपूर्ण अंग क्या है जो स्कंदन में सहायता करता है, तो वह क्या है, प्लेटलेट्स। अब देखिए इसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में है, यह रक्त का एक भाग है जो खून का थक्का बनाने में सहायक है। कोई चोट लगने पर होने वाले रक्तस्राव को ये रोकती है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है, तो दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। किलोवाट आवर
KWH से क्या समझते हैं? तो किलोवाट आवर से हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तब कमेंट करके बताइएगा, आपको वेबसाइट पे उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? तो जल में सबसे कम घुलनशील नाइट्रोजन गैस है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न में है आपका, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए नोट में थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है कि भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है। मोटे तौर पे आप इसको याद रखिएगा कि भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है रिएक्टर में। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थियों का अध्ययन मतलब हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या क्या उसका परिणाम हो सकता है? मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा और वायु भी प्रदूषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास, बकरी एवं मानव समूह श्रृंखला बनाते हैं। घास, बकरी एवं मानव आहार श्रृंखला बनाते हैं। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव है, यानी खाद्य श्रृंखला में मानव का क्या रोल है? तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? यानी कि अगर विश्व से सभी पादप यानी पेड़ पौधे अगर मर जाते हैं तो सभी पशु भी मर जाएंगे। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पादप जो है पेड़ पौधा है जो वो फोटोसाइंथेसिस कर करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ऑक्सीजन को मुक्त करता है। वही ऑक्सीजन सब पशु पक्षी और हम लोग भी उसको ग्रहण करते हैं। अगर इस तरह से पेड़ पौधे अगर सब मर जाएंगे तो सभी जानवर जीव सभी नष्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के अभाव में। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, वन कटाई के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? यानी कि वन को काट रहा था तो उसको बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, यानी कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। लेंज का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा से संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहता है? कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, यानी कि अगर किसी तार को लंबा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए।
यानी कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एल का, यानी एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ए आपका बढ़ता है, एरिया अगर बढ़ता है तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसी भी सुचालक तार की लंबाई को दोगुना बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। क्या कह रहा है, किसी भी सुचालक तार की लंबाई को दोगुना अगर कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला बताए थे आर बराबर रो एल बाई ए, यानी कि आपका आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, अगर एल दोगुना होगा तो आर भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्या युक्ति है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए सही आंसर हमारा विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दिया जाता है। तो बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि टंगस्टन जो तंतु जो उसके अंदर में रहता है उसका अपचयन ना हो सके, यानी कि टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु का तेजी से प्रवेश करता है, यानी बल्ब को जब हम तोड़ते हैं तो जो बाहर से जो हवा है तेजी से घुसता है जिससे आवाज़ करता है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन तत्व से बना हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, फ्यूज तार जो हम लोग घर में यूज करते हैं, फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु से बनी होती है। तो टीन और लेड की मिश्र धातु से बना हुआ होता है। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि कौन से क्रम में लगाए जाते हैं। जो भी घर में बल्ब पंखा ये सब जो भी है वो क्या किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, इस तरह से रहता है, श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, समानांतर क्रम में। फिर से एक बार इसको देख लीजिए दोस्तों, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि कौन से क्रम में होते हैं। तो सभी के सभी समानांतर क्रम में होते हैं। प्रतिरोध का मात्रक यानी प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। समान आवेशों में होता है विकर्षण, विकर्षण का मतलब होता है कि एक दूसरे के पास अगर जाएगा तो एक दूसरे को से वह दूर भागेगा, विकर्षण। आकर्षण एक होता है कि विकर्षण। तो समान आवेशों में विकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर प्लस अगर माइनस ले जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर प्लस प्लस एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षण प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सही उत्तर होगा आसवन द्वारा, यानी कि समुद्री जल से अगर शुद्ध जल को आपको प्राप्त करना है तो आसवन द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को जब वायु में आप जलाइएगा तो जल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, H2O, वाटर प्राप्त होगा। देखिए इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि हाइड्रोजन को जब हम वायु में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, यानी कि हर एक अम्ल में वह पाया जाता है, तो वह क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा क्षार किसका नाम है। तो सोडा क्षार जो है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता, यानी कि पीतल जो एक मिश्र धातु है किससे मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ता से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण पाई जाती है? तो प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम जो है धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए।